हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक बाबर का इतिहास है। आज हम लोग बाबर के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे और यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो, यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आइए आज हम लोग पूरी तरह से इस टॉपिक को समझते हैं, ठीक है, ताकि आपको बाबर संबंधी कुछ भी एग्जाम में आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आइए हम लोग समझते हैं। आज हम लोग बाबर के इतिहास को समझते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले आप यह समझिए कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, यानी मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। वह कौन सा मानव था जिसने मुगल वंश की संस्थापना की, इसका शुरुआत किया, इसका फाउंडर। तो इसका फाउंडर बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, ठीक है फ्रेंड्स। ये बाबर जो होता है, ये बाबर का अर्थ क्या होता है? बाबर का अर्थ बाघ होता है, बाबर का अर्थ शेर भी होता है और बाबर का अर्थ बहादुर भी होता है। समझिएगा, बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ भी होता है। बाबर का अर्थ क्या होता है? शेर भी होता है। और बाबर का मीन्स बहादुर, ठीक है। अब देखो, इस बाबर का रियल नाम, वास्तविक नाम क्या था भाई? इस बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यह देखने को मिलता है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है। अब देखिए, ये बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। समझिएगा ध्यान से। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम, ठीक है। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? गाइस, बाबर, ठीक है। समझिएगा, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है यहां तक। और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम, ठीक है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का डेट ऑफ बर्थ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान क्या है? फरगना। कहाँ हुआ था? फरगना में, ठीक है। ध्यान दीजिए, 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर फरगना का शासक बना था, ठीक है। 8 जून 1494 को ये बाबर फरगना का शासक बना था। कहा जाता है कि इसका पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई थी। उस समय बाबर बहुत छोटा था, ठीक है, जिस समय वो गद्दी पर बैठा था, ठीक है। और बाबर के बारे में कहा जाता है कि यह मां के तरफ से चंगेज खां के वंश का था। बाबर अपने मां के तरफ से किस वंश का था? चंगेज खां वंश का था। और पिता के तरफ से क्या था? ये तैमूर वंश का था। ये दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मां के तरफ से यह चंगेज खां का वंश था और पिता के तरफ से बाबर तैमूर वंश का था। समझिएगा। अब देखिए, इसकी पत्नियां जो थी 11 पत्नियां थी। बाबर की कितनी पत्नियां थी? 11। इसमें देखिए, इसका प्रमुख बेगम का हम नाम लिखे हैं। आयशा सुल्तान बेगम, जैनाब सुल्तान बेगम, मौसम सुल्तान बेगम, माहिम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, मुबारका, यूरुफजई, अघाचा, ठीक है। तो इसका बेगम में क्या था? आयशा सुल्तान बेगम, जैनाब सुल्तान बेगम, मौसम सुल्तान बेगम, माहिम बेगम, जुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, मुबारका, यूरुफजई और अघाचा। पुत्र देखिए कौन कौन था। इसका बड़ा बेटा जो था हुमायूं था, कमरान मिर्जा था, मोहम्मद अख्तर मिर्जा था और हिंदल था, ठीक है। और बेटी का नाम गुलबदन बेगम था। और एक बात और मैं आपको बताता हूं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बाबर के बारे में, कि बाबर जो था सुन्नी मुसलमान था। कौन मुसलमान था? सुन्नी मुसलमान। और बाबर का 9 पुत्र और 9 पुत्री था। समझिएगा,
बाबर के बड़ी बहन का नाम खानजदा बेगम था। ठीक है, बाबर के बड़ी बहन का नाम क्या था? खानजदा बेगम। ठीक है, अब देखो भाई, अब हम आते हैं मुगल वंश के शासक के तरफ। ठीक है, कि मुगल वंश में कितने शासक हुए थे ये समझिएगा। और इसके लिए देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आप मुगल वंश के शासक का नाम कैसे याद रखिएगा? बाहों में आजा शाह औरंगजेब बहादुर। ठीक है, आप इसको, इस ट्रिक को याद रखिए, आपको सारा मुगल बादशाह फटाफट याद आ जाएगा। तो क्या ट्रिक याद रखिएगा? बाहों में आजा, बाहों में आजा शाह औरंगजेब बहादुर। ठीक है, अब देखिए कैसे याद रखिएगा। देखिए बा है, तो बा से क्या हो गया आपका? देखिए बाबर। ठीक है, बा से क्या हो गया? बाबर। ठीक है, और ह से हो गया हिमायू। तो बाहों में को आप काट दीजिए। ठीक है, तो बा से हो गया बाबर, बाहों, ह से हो गया हिमायू, आ से हो गया आपका अकबर, आ से हो गया अकबर, और जा से हो गया जहांगीर, और सा से हो गया शाहजहां, और औरंगजेब तो पूरा है ये है, और बहादुर शाह। ठीक है, तो इतने मुगल वंश के शासक थे। ठीक है, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक क्या रहा? मुगल वंश का ये मजबूत शासक था। अब देखिए, ये बाबर ने अपना निर्वासित समय फारस में बिताया था, समझिएगा। ठीक है, अब देखो भाई, बाबर जो था एक बहादुर योद्धा था, इसमें कोई शक नहीं है। बाबर का नाम ही मत बहादुर, तो बाबर बहादुर था, वह एक योद्धा था, और इसके साथ वह महत्वाकांक्षी था, और उसका सपना था कि वह हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान पर शासन करे। ठीक है, तो उस समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी वो काफी दयनीय हो चुकी थी। राजा लोग आपस में लड़ रहे थे, और शुरू से ही हम आपस में लड़े हैं, और हमारे इसी कमजोरी का फायदा विदेशियों ने उठाया है। जब जब भी हम आपस में लड़े हैं तब तक हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण हुआ है, और हमारे ऊपर विदेशियों ने शासन किया है। भारत इतने दिनों तक गुलाम इसलिए रहा कि हमारी आपसी फूट, हम आपस में जब जब भी लड़े विदेशियों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमें युद्ध में हराया, हमारे ऊपर शासन किया, क्योंकि हमारे अंदर आपसी फूट थी। अगर भारत में आपसी फूट नहीं होता, अगर भारत का आंतरिक एकता रहता, तो हम कभी भी किसी से युद्ध में नहीं हारते, क्योंकि हमारी आपसी फूट ही हमें यहां लाकर खड़ा किया। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो भारत की राजनीतिक स्थिति काफी बदतर हो चुकी थी, राजा लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तो बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने दिया? दौलत खान राणा सांगा ने बाबर को कहा कि बाबर आओ, आप यहाँ हमला करो, दौलत खान और राणा सांगा ने। ठीक है, अब एक बात और आप जान लीजिए, मुगल वंश से पहले भारत में लोदी वंश का शासन था। मुगल वंश से पहले इंडिया में किस वंश का शासन था? तो लोदी वंश का शासन था। तो बाबर ने भारत पर 5 बार चढ़ाई किया। ठीक है, समझिएगा, कितना बार चढ़ाई किया? 5 बार। अब देखो, बाबर जब आया तो बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। समझिएगा, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया था, और पानीपत का पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक है, अब देखो भाई, बाबर इस युद्ध में जीत गया, इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी सेना को बाबर ने हराया। आखिर बाबर के विजय के पीछे कौन सा रीजन था? तो ध्यान दीजिएगा, इसके विजय का, इसके जीत का कारण था इसका तोप खाना। ठीक है, बाबर की जो सबसे बड़ी शक्ति थी उसका तोप खाना। ठीक है, और बाबर जो अपना सैन्य व्यूह बनाता था,
ऐसा सैन्य व्यू कोई नहीं बनाता था। उसका सैन्य व्यू जो था वो तुगमा नीति था। इस तरह का अर्धचंद्राकार का वो सेना बनाता था, इस तरह का, ठीक है। और सेना किस तरफ से विरोधियों पर हमला करेगा ये विरोधी को पता नहीं चलता था। जैसे इस बगल से सेना आया तो अगर तो इधर वाला जो विरोधी है इस पर हमला किया तो ये भाग जाता था, ये पाछे हट गया। जब ये इधर आता था तो इधर से इसको घेर कर मार दिया जाता था। ये तुगमा नीति था, ये काफी तेज वाला था और यह विरोधियों को समझ में नहीं आता था। और इसके अलावा बाबर के पास तोप था और इसका प्रसिद्ध तोपची जो था उस्ताद अली और मुस्तफा, ये कमाल का तोपची था और इसके तोप के सामने ना दुश्मन की सेना ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती थी, इसीलिए बाबर बड़ा बड़ा युद्ध जीत गया था, ठीक है। तो बाबर पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था उसमें जीता था। और बाबर दिल्ली की गद्दी पर 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बैठ गया। समझ गए ना, बाबर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 17 अप्रैल 1526 ईस्वी को। अब देखो, अब यहां राणा संगा ने बाबर को बुलाया था, ठीक है। राणा संगा को यह नहीं मालूम था कि बाबर जो है फिर लौट कर अपना मुल्क नहीं जाएगा। बाबर तो मूड बना लिया अब इंडिया में ही रहना है, इंडिया में ही शासन करना है। तो राणा संगा को ये रास नहीं आया और इस दोनों के बीच खानवा युद्ध हुआ। 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा संगा के बीच खानवा युद्ध हुआ, ठीक है। यानी खानवा युद्ध जो हुआ खानवा के मैदान में 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा संगा के बीच गाइस युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी बाबर जीता। खानवा युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिल गई, समझिएगा। राणा संगा को जब हराया तो बाबर को एक उपाधि मिला, एक टाइटिल मिला और वो टाइटिल था गाजी की उपाधि। अब देखो, भारत में एक मेदिनी राय था, उसको भी बाबर रास नहीं आ रहा था। तो चंदेरी युद्ध हुआ 20 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी युद्ध हुआ। बाबर को एक युद्ध और झेलना पड़ा और वह था घाघरा युद्ध। ये 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और अफगान के बीच घाघरा युद्ध हुआ, समझ रहे हैं ना। अब देखो भाई, बाबर ने एक ग्रंथ लिखा है जो काफी फेमस है और वह ग्रंथ का नाम है तजुके बाबरी या बाबरनामा, ठीक है। बाबर का एक ग्रंथ, ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है गाइस कि बाबर ने किस ग्रंथ को लिखा था, तो तुजुके बाबरी बोलो या बाबरनामा बोलो। बाबर के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी हुमायूं बना था, ये आप लोग जान रहे हो। बाबर की मृत्यु गाइस 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ जब उसकी उम्र 47 वर्ष की थी। 47 वर्ष की उम्र में बाबर की मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। और इसका जो दफन हुआ भारत में नहीं बल्कि काबुल के उद्यान में हुआ था, ठीक है। ये बाबरनामा जो है इसका फारसी में ट्रांसलेट किया अब्दुल रहीम खाना ने। बाबर का जो ये बाबरनामा था इसका ट्रांसलेट फारसी में किया किसने? अब्दुल रहीम खाना ने। अब देखो, बाबर का स्थापत्य कला, बाबर के शासन काल में कुछ ऐसे स्थापत्य कला है जैसे काबुली बाग, जामा मस्जिद, राम बाग, चौखटी, बावली, ठीक है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है गाइस कि बाबर के आदेश पर मीर बकी ने बाबरी मस्जिद को बनाया था। भारत में जो बाबरी मस्जिद बनवाया था तो बाबर के आदेश पर मीर बकी ने बाबरी मस्जिद बनाया था। तो गाइस, ये बाबर के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके सामने रखा और यह आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। शायद गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये उपयोगी लगा होगा। अगर आप इसी तरह की उपयोगी वीडियो को चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा हर वीडियो समय पर मिल सके। आपसे एक और अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में खूब शेयर करें ताकि उसे भी इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो समय पर मिल सके। आपको वीडियो वाचिंग करने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।